नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। मुद्दे की बात। आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी रण में उतरने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और 10 साल तक दादरी क्षेत्र के विधायक रहे नवाब सिंह नागर जी से मैं अपने इस कार्यक्रम में नवाब सिंह नागर जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आपकी राजनीति जो शुरू हुई थी, तो मेरा सवाल पहला यह है कि आप राजनीति में क्यों आए? कोई परिवार में राजनीतिक माहौल था या कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि आप राजनीति में आए? देखिए भाई विनोद जी, हमारा कोई राजनीतिक परिवार नहीं रहा, जी। ना हमारी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रही है। हम्म। और मैं तो कहूँगा कि मैं राजनीति में बिल्कुल बाई चांस और बिल्कुल ईश्वर की कृपा से ही आया हम्म। हूँ। और ईश्वर की जब इच्छा होती है तो जहाँ जिसका आदमी का उपयोग करना होता है ईश्वर करते हैं। मुझे हम्म। अब ये विश्वास हो रहा है, वरना अच्छा। क्योंकि ना तो हमारे परिवार में कोई राजनीति थी, ना मेरी कोई रुचि थी। हम्म। यहाँ आने का कारण ये रहा जी। कि हमारे चाचा जी यहाँ हम्म। पर जब ये नोएडा की बनने की शुरुआत हुई 78-79 में, हम्म। तो वो जेई के रूप में बिजली विभाग में हम्म। यहाँ पर आए। अच्छा। और उस समय ये नोएडा बुलंदशहर में आता था। हम्म। और चाचा जी हमारे दादरी में रहते थे, और हम्म। मैं भी वहाँ दादरी में उनके साथ रह के पढ़ाई हम्म। करने के लिए विशेष हम्म। रूप से मैं उनके साथ आया था। हम्म। क्योंकि हमारा गांव मेरठ जिले में छुचाई पड़ता है, जो मवाना हम्म। तहसील में आता है। तो जी जी। वहाँ से कॉलेज बहुत दूर है। तो हम्म। इसलिए कॉलेज की वजह से मैं यहाँ पढ़ाई के लिए विशेष रूप से आया था। हम्म। और मैं गाजियाबाद एमएमएच में हम्म। ग्रेजुएशन कर रहा था, और वहीं से फिर एलएलबी में मैंने हम्म। एडमिशन लिया था। हम्म। तभी चाचा जी ने दादरी से नोएडा में शिफ्ट कर लिया, यहाँ उन्हें अच्छा। सरकारी आवास मिल गया। तो हम्म। मैं उनके साथ यहाँ पे हम्म। आ गया। और अच्छा। यहाँ से फिर डेली बस से हम्म। गाजियाबाद में पढ़ाई के लिए जाता था। हम्म। और मुख्य रूप से आने का जो विशेष कारण रहा, भाई प्रवीण भाटी जी हम्म। उस समय जिलाध्यक्ष थे, अच्छा। जो दादरी के ही थे। और हम्म। दादरी से वो हमारे साथ ही हम्म। ट्रेन में पढ़ने के लिए गाजियाबाद जाते थे, और हम हम्म। उनके साथ जाते थे। तो वहां से हमारी मित्रता हम्म। हो गई। अच्छा। और उन्होंने उसके बाद में हम्म। एलएलबी करने के बाद में नोएडा से प्रैक्टिस शुरू करी। और हम्म। नोएडा में ही फिर, क्योंकि मैं आ गया था तो उनसे टच में था। तो हम्म। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ हमें राजनीति नोएडा में शुरू करनी है, हम्म। यहाँ हमारा कोई संगठन नहीं है, तो हम्म। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर शुरुआत करें। और हम्म। उस समय नोएडा को मंडल का स्तर देके मुझे हम्म। मंडल अध्यक्ष पहला भाई हम्म। प्रवीण जी ने बनाया। और हम्म। तब हमने यहाँ शुरुआत कर दी। मैंने तो कहा था मेरी कोई रुचि नहीं है, मुझे तो पता नहीं है राजनीति क्या है। हम्म। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, हम्म। महीना 20 दिन में मीटिंग होगी, उसमें हम्म। केवल आप आ गए, काम हम करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस भाव से हम्म। शुरुआत करी, हम्म। और काम शुरू हो गया धीरे धीरे। और उन्होंने 1991 में यहाँ हम्म। पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, हम्म। जिसको हमने मंडल अध्यक्ष रहते हुए उनको चुनाव लड़ाया। हम्म। लेकिन दुर्भाग्य से हम्म। उनकी 92 में हम्म। मृत्यु हो गई। हम्म। जो भी कारण रहा हो, उस पर विवाद हम्म। चलता रहा है, बाद में कोर्ट कोर्ट में मामले चलते रहे हैं। हम्म। लेकिन वो चले गए, वो बड़ा दुखद मामला हुआ। हम्म। और उसके कारण से फिर यहाँ राजनीति में एक तरह से शून्यता आ गई। हम्म। और फिर 93 में चुनाव आ गया जल्दी। हम्म। और उस समय सब लोगों ने कहा भाई यहाँ तो कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है बीजेपी से। हमसे हम्म। लोगों ने कहना शुरू किया भाई आप भी राजनीति कर रहे हैं, ये गुर्जरों का विशेष दादरी क्षेत्र हम्म। है, तो आप टिकट मांगिए। हम्म। तो हमने कहा भाई हमारा टिकट विकट से क्या मतलब है। लोगों ने हम्म। कहा नहीं, हम टिकट हम मांगेंगे, हम चुनाव लड़ाएंगे, और आप हम्म। केवल कोशिश करिए। हम्म। और हमने फिर पार्टी में टिकट मांगा, 93 में टिकट मिल गया। हम्म। और वो चुनाव, क्योंकि महेंद्र भाटी जी की मृत्यु हुई थी तो उनके प्रति सिंपैथी थी। तो हम्म। 93 में समीर भाटी जी उनके बेटे हम्म। चुनाव जीते, हम्म। और हम जो चुनाव हार गए।
और ना इस प्रकार से फिर राजनीति शुरुआत हुई। फिर चुनाव लड़ने के बाद थोड़ा चस्का लग गया, फिर घूमना फिरना शुरू किया, हाँ, गांव में आना जाना शुरू कर दिया। 96 में फिर दोबारा चुनाव हुए और हम चुनाव 22,000 वोटों से, बड़ी अच्छी वोटों से जीत गए। और उसके बाद फिर दोबारा 2002 में चुनाव हुए, उसमें फिर हम जनता ने जिता दिए। हम चुनाव जनता ने जिताए, हमारा उसमें कोई विशेष नाम नहीं था, कोई परिवार का नाम नहीं था, लेकिन जनता का भाव था कि भला आदमी है, इसको जिताइए। उस समय की जो स्थिति थी उससे लोग बाग ये बदलना चाहते थे। और 96 में जनता ने हमें यहाँ पर पहला बीजेपी का एमएलए बनाने का हमको सौभाग्य दिया। और उसके बाद ही फिर 2002 में ही हमें प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का पद मिला, सिंचाई राज्य मंत्री का पद मिला। तो इस प्रकार से भाई विनोद जी हमारी ये राजनीति की शुरुआत हुई है। इसमें सब जनता का वो रहा और विशेष रूप से ईश्वर की कृपा रही, और हम बाई संयोग ही राजनीति में आए, वरना ना हम में कोई राजनीतिक गट्स थे, ना हमारे परिवार में कोई राजनीति थी। और फिर उसके बाद हमने जरूर जनता की कृपा से हम बने, तो जनता के प्रति हमारा बहुत विश्वास रहा, उनका बहुत आभार रहा। इसलिए हमने उनकी जो भी मदद हमारे द्वारा हो सकती थी, जो सेवा हो सकती थी, वो हमने भरपूर कोशिश करी और जनता ने उसको फिर रियलाइज किया। अच्छा, आपने 10 साल के राजनीतिक जो विधायक का कार्यकाल रहा, इस दौरान नोएडा ग्रेटर नोएडा में काफी बदलाव हुए। उस दौरान जिला भी बना गौतम बुद्ध नगर, और बहुत सारे बदलाव देखे। और लेकिन आप में जो संघर्ष करने की क्षमता है, जो आंदोलन करने की क्षमता है, मैंने देखा था कि आपको शायद याद भी होगा, जब नोएडा प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का मामला था और चेयरमैन के खिलाफ एक मुहिम चली थी, उन उन दिनों को कैसे याद करेंगे? देखिए क्योंकि जब हम एमएलए बने तो अ, ये जरूर था कि जो अधिकारी लोग थे वो महत्व नहीं देते थे, और जनता की समस्याओं के प्रति उनमें अच्छा भाव नहीं था, और अधिकारी मनमानी कर रहे थे और लूटपाट भी कर रहे थे। और उसका फिर हमने क्योंकि संघर्ष किया, और संघर्ष हमने खूब किया, जबरदस्त किया, और उसके कारण से कई संघर्ष किए, कितनी बार हम जेल गए, कितनी बार आंदोलन किए। यहाँ पर अथॉरिटी में ही मारपीट हुई, टेलीफोन एक्सचेंज में भी हुई। और उसके बाद में जब यह जिला मुख्यालय वाला मामला हुआ, उसमें हमने बहुत लंबा संघर्ष किया, अपनी सरकार होते हुए संघर्ष किया। लोग बाग कहते थे कि आपको पार्टी निकाल देगी, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो डीएनडी पे उद्घाटन के लिए आए, और हमने कई हजार लोगों को लेकर प्रदर्शन किया और मांग की कि हमारा जिला मुख्यालय नहीं बनेगा। तो उन्होंने ये मंच से कहना पड़ा कि जहाँ भी ये नागर जी कह रहे हैं उसको निर्णय को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से शुरुआत करी। उसके बाद तो तमाम मामले कितनी बार यहाँ पर संघर्ष हुए, किसानों के मुद्दों को लेकर संघर्ष हुए, उनके मुआवजे की बढ़ोतरी के लिए हुए। ये 64% का मामला भी जब शुरू हुआ, और 10% प्लॉट देने का मामला भी हुआ, जिसको बाद में उन्होंने 5% 7% किया, भाई डेवलप करके कम मिलेगा। लेकिन वो सब शुरुआत करने का अवसर या सौभाग्य हमें मिला, और हमारे संघर्ष को मिला। और हमारा नहीं, वो जनता का संघर्ष था, जनता ने संघर्ष हमारे साथ किया। डीएनडी का मामला आपको ध्यान होगा, हमने कई साल तक संघर्ष किया। उसमें अधिकारियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जिन्होंने ऐसा यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनाया हुआ था कि वो कभी खत्म ही नहीं होने वाला था, जिंदगी भर खत्म नहीं होता। तो उसके लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बाद सफलता मिली, और आज लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। बिना टैक्स के दिल्ली जाते हैं, आते हैं, और लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इस तरह के तमाम मामले, अनगिनत मामले संघर्ष किए, और हमें उस बात की अच्छी अनुभूति है कि हमने अपने समय में जो जी। कर सकते थे नहीं सर, उसको थोड़ा सी, हाँ बस ठीक है। हाँ। वो हमने किया, हम्म। और आज उसको लोग अच्छा मानते हैं और अच्छा भाव रखते हैं। ये हमारा सौभाग्य है।
आज अगर हम देखें पिछले, क्योंकि आप 1980 से यहाँ सक्रिय हैं और 76 में नोएडा बना था, तो 80 जी से जी। अब 2023 आ गया। नोएडा शहर के विकास में आप देख रहे होंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी पेंडिंग है। आपकी नजर में नोएडा शहर की क्या प्राथमिकता है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं लोकसभा में, जिसमें दादरी, नोएडा और सिकंदराबाद, खुर्जा और जेवर। जेवर। तो मैं पहले बात करूंगा, क्योंकि आप नोएडा के नोएडा में काफी सक्रिय हैं, आज भी क्या समझते हैं कि नोएडा के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप तब से भी लगे थे और आज भी वो पेंडिंग ही है, उन पर काम हुआ नहीं है और आप चाहते कि उन पर काम हो? देखिए, बहुत सारे मुद्दों पे तो जैसे मैंने बताया हम्म। कि सफलता मिली। हम्म। लोगों को अच्छा मुआवजा मिलना शुरुआत हुआ नहीं, शुरू में तो 120 रुपए का मुआवजा यहाँ पर देने की जी। शुरुआत हुई थी, हम्म। लेकिन उसके बाद में बेहतर होता रहा। हम्म। लेकिन कुछ समस्याएं जिनके लिए किसान आज भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम्म। वो मामले उस समय के ही बकाया हैं, और उस हम्म। समय के समय से ही वो चल रहे हैं। हम्म। जैसे मुख्य रूप से ये आबादी वाला मामला है, किसानों की पुरानी आबादी वाला मामला है। हम्म। और इसमें क्योंकि उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने हम्म। किसानों की भूमि अधिग्रहण की, और हम्म। भूमि अधिग्रहण में जो भी उनका किसान का नंबर था वो पूरा एक्वायर कर लिया। जबकि हम्म। उस नंबर में कहीं पे मान लो 20 बीघे का नंबर था, तो 2 बीघे उसकी आबादी बनी हुई थी, 18 बीघे खाली थी। तो हम्म। उन्होंने 20 का 20 बीघे अधिग्रहण कर लिया, और हम्म। उसका 20 के 20 बीघे का मुआवजा उन्होंने ट्रेजरी में जमा कर दिया। और हम्म। उस 2 बीघे पे किसान ने, आबादी उस समय भी बनी हुई थी, आज भी बनी हुई है, उसमें हम्म। काम कर रहा है, लेकिन उस हम्म। कागजों में वो नोडा अथॉरिटी हम्म। का नाम लिखा हुआ है। तो उसको हम्म। प्राधिकरण कहता है कि ये उनका नाजायज कब्जा है, जबकि वो हम्म। किसान की जमीन है। हम्म। किसान की तो यही बहुत बड़ी कृपा है कि उसका हम्म। 18 बीघे हम्म। जमीन प्राधिकरण हम्म। के विकास के लिए दी, तो उसमें हम्म। उसने 2 बीघे अपने उपयोग के लिए उस पर हम्म। रही है, उसकी आबादी थी। तो हम्म। उस आधार पर उसकी आबादी को छूटनी चाहिए। और हम्म। मेरा इसमें है ये प्रबल कहना है कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट आया है, हम्म। उसमें ये व्यवस्था है कि यदि हम्म। 5 साल तक कोई जमीन हम्म। अधिग्रहण करने के बाद हम्म। उसका संबंधित अथॉरिटी ने उपयोग नहीं किया है, और हम्म। किसान ने मुआवजा नहीं उठाया है, और उस पर कब्जा किसान का है, तो वो अधिग्रहण ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। तो अच्छा। इस आधार पर ये सारे मामले खत्म हम्म। हो जाने चाहिए। इसमें हम्म। दोनों पक्षों को फायदा है। इसमें हम्म। किसान को, जो उनका विवाद चल रहा है किसानों के नाम पे, जो कहा जाता है कि अवैध कब्जा है, वो खत्म हो जाएगा, उनके मालिक किसान बन जाएंगे, प्राधिकरण उसको वापस कर दे। और जो हम्म। मुआवजा ट्रेजरी में है उसको प्राधिकरण अपने उपयोग में लाए, तो प्राधिकरण का भी फायदा होगा। और कहीं हम्म। पर यदि मामला किसान ने मुआवजा उठा भी लिया है, तो उसको हम्म। ब्याज सहित वापस ले लें, तो ये हम्म। मामला बहुत उचित है। और इसके लिए किसान आंदोलन कर रहा है, ये उसी समय से चल रहा है। और हम्म। इसमें मेरा तीनों प्राधिकरणों से ये कहना है कि हम्म। उनको इस विषय में निर्णय लेना चाहिए। और जो जमीनें किसानों की लंबे समय से उनकी आबादी है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, उसको हम्म। आप उनके नाम वापस करें, चाहे तो बैक लीज करें या उनका डिनोटिफिकेशन करें, जो भी हो वो किसान के नाम पर होनी हम्म। चाहिए। एक ये मामला है। हम्म। उसके अलावा 64% का मामला है। हम्म। 64% किसानों को देने का निर्णय कोर्ट हम्म। से हुआ था, हम्म। लेकिन उसमें सब किसान नहीं गए। तो हम्म। इसमें है, प्राधिकरण का कहना है कि जिन लोग जो कोर्ट में गए उनको हम दे रहे हैं, हम्म। जो नहीं गए उनको नहीं दे रहे। तो हम्म। एक जब सेम व्यवस्था है और कुछ लोग गए हैं और उसी समय उनका अधिग्रहण हुआ है, तो सभी हम्म। को वो 64% का मुआवजा मिलना हम्म। चाहिए। ये हम्म। भी एक आवश्यक मुद्दा है। हम्म। उसके अलावा हम्म। यहाँ पर इंडस्ट्रियल शहर डेवलप किया गया। आज हम्म। नोएडा का सारी दुनिया में नाम है, वो इस हम्म। वजह से है कि ये इंडस्ट्रियल शहर है। हम्म। तो मैं महसूस करता हूँ कि जो पुराने छोटे उद्योगपति हैं, वो लोग बहुत बड़ी संख्या में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। और वो अपना बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, या दूसरी जगह जाने के लिए हो रहे हैं। तो इसमें भी एक प्रशासनिक तंत्र जो है वो लोगों को सहयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर भाव ये रहना चाहिए कि जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं,
व्यापार कर रहे हैं वो भी देश की प्रगति में, प्रदेश के सहयोग में, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में सहयोगी हैं। उनको सहयोग का भाव उनके साथ होना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। उनकी सब जांच वाँच करने पर उनको रोज जो तंग करने वाली व्यवस्था है उससे बचना चाहिए। जैसे गुजरात में है, बताते हैं वहाँ अधिकारी बहुत सहयोग करते हैं, तो इसी प्रकार का भाव यहाँ भी होगा तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी भी, माननीय योगी जी भी दोनों चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पर जनता जो है अपना पैसा लगाए। जो जो यहाँ के पूंजीपति हैं विदेशों में पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा यहाँ पे लगना चाहिए। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला मामला जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसको कहा है कि जो फॉर्मेलिटी है इंडस्ट्री लगाने की उनको हम शिथिल कर रहे हैं, उनको कम कर रहे हैं, वो कम करी भी हैं। और काफी उससे थोड़ा सा लोगों में विश्वास भी बढ़ा है। और उसी के लिए मुख्यमंत्री जी ने 2 बार इन्वेस्टमेंट समिट की है और उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो जो MOU हुए हैं वो जमीन पे भी उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो दोनों सरकारें लगी हुई हैं कि खेती के बाद में यदि रोजगार देने का कोई मामला है तो वो उद्योग है, तो उद्योग को प्रोत्साहन मिले इसके लिए दोनों सरकारें लगी हुई हैं। माननीय योगी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें प्रशासन को भी उनकी मन स्थिति को देखते हुए सहयोग करके और प्रमोट करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। ये मेरा विशेष आग्रह है। और इसी से हमारा राजस्व भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा, लोग भी उन्नति करेंगे और प्रदेश को भी आगे बढ़ोतरी करने में सफलता मिलेगी। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के बच्चों का रोजगार। और खास तौर पर ये कहा जाता है, जब शुरू में नोएडा बना था तब ये कहा गया था कि जो स्थानीय इंडस्ट्री होंगी उनमें 10% लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जब पूरे प्रदेश का 26% गौतम बुद्ध नगर जिले में आ रहा है और यहाँ के बच्चे बेरोजगार रहे, क्या उनके लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? और उनकी टेक्निकलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, IIT या IIM या इस तरह के जो पॉलिटेक्निक जो जो उनके बच्चों की स्किल बढ़ाए। जी। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में तकनीकी संस्थाएं काम कर रही हैं और वो पढ़ाई की अच्छे एजुकेशन के यहाँ पर प्राइवेट में काम हो रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि प्राइवेट हैं उस कारण से महंगे भी हैं और इसके लिए जो सरकारी बड़ी संस्थाएं हैं उनको वास्तव में यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ पर संस्थाएं खोलनी चाहिए जिससे लोगों को तकनीकी ज्ञान मिले, उच्च स्तर की शिक्षा मिले। ये विश्व स्तरीय शहर है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, सारी दुनिया के VIP लोग यहाँ रहते हैं। तो उनके बच्चे दूर दूर पढ़ने के लिए ना जाएं, बहुत सारे बंगलोर जा रहे हैं, कोई कोटा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो वो सब भी जो अच्छे बड़े स्तर के लोग हैं वो यहीं पर एजुकेशन लें जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़े। तो इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। और जो इंडस्ट्री है उनके जो मालिक हैं उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो स्थानीय जिन लोगों की जमीनों पर ये व्यवसाय लगे हैं, उद्योग लगे हैं, उनको भी यदि उनकी योग्यता अच्छी है और वो पढ़े लिखे हैं, उनके जो मापदंड है उसको पूरा करते हैं, तो उसमें उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये विशेष रूप से इसकी आवश्यकता है। जब भी लोगों को यहाँ काम धंधा मिलेगा तो वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा तो बहुत सारे लोग फिर वो अपराध करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, गलत काम करने के लिए जाते हैं। और यदि रोजगार में रहेंगे, काम धंधा करेंगे तो वो शालीन रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इसलिए उनको काम धंधा मिलना बहुत आवश्यक है। अच्छा, 1976 में नोएडा बना, आप 96 से 2007 तक विधायक रहे दादरी के, और 2007 से 17 तक, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया था, इसका डाइवर्जन हुआ 2007 से लेकर 2017 तक। 17 के बाद फिर BJP की सरकार आ गई और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ा कदम। तो जो 10 साल का पीरियड है जिसमें बिल्डर्स को वो किया गया, उसको आप कैसा आकलन करते हैं? देखिए, ये जो समय रहा है जिसमें विपक्षी पार्टी यहाँ पर उनकी सत्ता रही है, उन्होंने नोएडा के नाम को, नोएडा में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उसका बहुत खुला दुरुपयोग किया। और
मैं कह सकता हूँ कि इसमें बसपा के शासन में बहुत बड़े स्तर पर बिल्डरों को जमीनें दी गई, और मैं कह सकता हूँ कि उसमें बड़े स्तर पर करप्शन हुआ, जिसके कारण से हम्म, उनको सुविधा दी गई। जो हम्म, उस समय की व्यवस्था थी कि 30% पे कब्जा होगा बिल्डर्स को, उसको हम्म, घटा के 10% कर दिया गया, और 10% लेने के बाद उनको कब्जा दे दिया गया। उन्होंने वो जो पैसे थे उसको और कई जगह जो इन्वेस्टर्स चाहे वो दूसरी जगह लगा दिए, और उनमें बहुत सारों को आज तक भी जो मकान मिलने थे बिल्डर्स के द्वारा नहीं दिए जा सके, और बहुत सारे डिफॉल्टर हो गए। तो उसका कारण यही रहा कि उन सरकारों ने उन लोगों से बड़ा पैसा लिया और बड़ा कमाई धमाई करी, और जिसके कारण से सारी व्यवस्था फेल हो गई, और जो व्यवस्था जिस प्रकार की बैलेंस होनी चाहिए थी उसकी बजाय एक तरफा बिल्डर्स को दिया गया, जिसकी वजह से असंतुलन बना। हम्म। तो इसमें उस समय की सरकारों का बहुत बड़ा दोष रहा है, ये मैं निश्चित रूप से कहूँगा। तो इसका समाधान, आज भी लोग बहुत परेशान हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उनको जो है बिल्डर समय से प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और उसका समाधान, क्योंकि 10 9 साल 2017 से इस समय प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, तो उस पर काम तो कुछ हुआ है, लेकिन उस तरीके से जैसा अगर आप सोचें तो किस तरीके से काम होना चाहिए इस पे, क्या कहते हैं इस पे? क्योंकि इसमें दादरी हाँ ये विधानसभा भी और बात नोएडा विधानसभा भी और जेवर विधानसभा भी, तीनों पर विधानसभाओं का इसमें लोग रहते हैं। हाँ ये बात बिल्कुल उचित है कि बहुत बड़ी संख्या में जो फ्लैट होल्डर्स हैं उनको उनका पैसा चुकता करने के बाद भी, बड़ा पैसा देने के बाद भी कब्जा नहीं मिला है। हम्म, ये समस्या बनी हुई है। इसमें सरकार ने बहुत इनिशिएटिव लिया है, उसके हम्म, लिए व्यवस्थाएं की हैं, बैंकों हम्म, के साथ कोऑर्डिनेशन किया है, बिल्डर्स को फाइनेंस की व्यवस्था हो इसके लिए बैंकों पर ज़्यादा इनको फाइनेंस कराने की व्यवस्था हम्म, की गई है। हम्म, और जो रेरा वगैरह हैं उन्होंने भी इसमें अपना हस्तक्षेप काफ़ी किया है, और हम्म, बड़ी संख्या में रजिस्ट्री हुई भी हैं। लेकिन फिर भी बहुत संख्या ऐसी है जो आज भी जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। ये समस्या वास्तव में पेंडिंग है। इस पर सरकार बहुत कोशिश भी कर रही है, और इस पर और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे ये हम्म, समस्या हल हो। हम्म। अच्छा, आप दादरी में रहे 10 साल विधायक, और दादरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको आप हल करना चाहते हैं, अभी भी आपकी नजर में है ऐसा, तो वो अभी अटके हुए हैं वहां पे? क्योंकि दादरी के आसपास तो विकास हो गया, लेकिन दादरी अभी ऐसी है। हाँ दादरी जो कस्बा है वो जी। क्योंकि पहले से बना हुआ था, तो वहाँ पर जिस प्रकार से नोएडा में चमक दमक है उतनी चमक दमक वहाँ पर नहीं है, ये बात सही है। तो हम्म, वहाँ पर उसके लिए यही है कि वहाँ पर थोड़ी सी और संस्थाएं वहाँ पर काम करें, वहाँ हम्म, पर और इंडस्ट्री वगैरह लगें, एजुकेशन के अच्छे इंस्टीट्यूशंस एक दो शुरू हों, क्योंकि वो हम्म, जीटी रोड पे है दादरी। और हम्म, आज जो न्यू नोएडा बनने जा रहा है उसकी हम्म, भी शुरुआत एक तरह से वहीं से होने वाली है। तो हम्म, उस कारण से वहाँ पर भी फोकस होना चाहिए, और मुझे हम्म, लगता है कि वहाँ पर फोकस होगा, और दादरी में अब चमक आएगी, और दादरी पहले से बेहतर स्थान अब भविष्य में दिखाई देगा, क्योंकि हम्म, जीटी रोड पे भी है, ग्रेटर नोएडा से भी वहाँ पर जुड़ रहा है, हम्म, और अब न्यू नोएडा की शुरुआत वहाँ से होने वाली है। तो उस हिसाब हम्म, से एक अच्छी जगह ये बनेगी, ऐसा हम्म। मुझे विश्वास है। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र दो गौतम बुद्ध नगर 2009 में बना, उसके बाद 2014 में से अब तक बीजेपी सत्ता में है, 2024 में चुनाव होने वाले हैं। आप गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, आपकी दावेदारी का तर्क क्या है? आपको पार्टी टिकट क्यों देगी? देखिए, इसमें जो मैंने पिछले 40 सालों में जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया है, जी। उनके सुख दुख में शामिल रहा हूँ, हम्म, जो भी उनकी समस्याओं में सहयोग कर सकता था वो मैंने अपनी तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार उसको करने का प्रयास किया है। हम्म, और उस कारण से मुझको ऐसा एहसास है कि लोगों में मेरे प्रति बहुत ही सद्भावना है,
क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, शादी में, ब्याहों में, जहाँ भी पहुँचता हूँ, तो मुझे लोग घेर लेते हैं और वो सब दबाव देते हैं कि भाई आप टिकट क्यों नहीं लेके आते, आपको 16 साल हटे हुए हो गए हैं, तो आप हम सब लोग हर बार आपको कहते हैं, हर बार कोशिश करने के लिए कहते हैं, लेकिन टिकट क्यों नहीं लाते। और हम आपके साथ हैं, जहाँ भी चलने की जरूरत है, वहाँ चलने को तैयार हैं, जो करने को कहें करने को तैयार हैं। तो जन भावना मेरे साथ बहुत अच्छी है, बहुत प्रबल है। और मुझे विश्वास है कि पार्टी जो भी आकलन करेगी नीचे का, जनता का, और जनता के बीच का, जनता की भाव का, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा भाव लोगों का आएगा। तो उस आधार पर मुझे पक्का विश्वास है कि बीजेपी मुझे लोकसभा टिकट के बारे में निश्चित रूप से विचार करेगी। लेकिन बीजेपी में बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप अगर आप मान लिया आपको दावेदारी टिकट आपका हो जाता है, तो आप पांचों विधानसभाओं में प्रायोरिटी बताइए कि आपकी नजर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप काम करना चाहेंगे। देखिए, मुद्दे तो जैसा हम्म। अभी जिक्र किया था, हाँ। किसानों के मुद्दे हैं। हम्म। किसानों के जो जिन मुद्दों को लेके तीनों प्राधिकरण में किसान लोग मांग करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, हम्म। उनके मामले वही जो पहले जिक्र किया, उनकी हम्म। आबादी के मामले हैं, 64% हम्म। मुआवजे के मामले हैं, हम्म। उनको रोजगारों में प्राथमिकता मिले, इसके हम्म। मामले हैं, हम्म। और एजुकेशन संस्थाओं में उनको प्रायोरिटी मिले, ये मामले हैं। ये हम्म। सब प्रायोरिटी वाले मामले हैं। और हम्म। उसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्री, क्योंकि अब यमुना प्राधिकरण बहुत यमुना प्राधिकरण का नाम है, उस तरफ बड़ा लोगों का फोकस है। वहाँ हम्म। पर जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है, जिसको हम्म। हमारे योगी जी ने जिसमें बहुत ध्यान दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उस पर फोकस कर रहे हैं, हम्म। मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और हम्म। समय से पहले चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके कारण से यहाँ पर बहुत सारी तरह की फिल्म सिटी, टॉय सिटी, लॉजिक्स पार्क, ये सब हम्म। क्योंकि प्लानिंग में है, हम्म। तो ये सब यदि यहाँ पर सही से स्थापित होंगे और जैसी उम्मीद है वैसे लगेंगे, तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनेगा, जिससे देश की भी अर्थव्यवस्था में यहाँ का बहुत बड़ा योगदान होगा, और उत्तर हम्म। प्रदेश भी यहाँ पर चमकेगा। उत्तर प्रदेश की भी दशा केवल इन प्राधिकरणों से ही, यमुना प्राधिकरण से ही विश्व हम्म। स्तर पे और अधिक बढ़ेगी। हम्म। इसलिए इंडस्ट्री पे जो ये लगने वाली हैं, इस सब में जैसी उम्मीद है, जैसी मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, उसी हम्म। प्रकार से समय पर लग जाएं, तो एक हम्म। बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए इंडस्ट्री को प्रोत्साहन करना, उनको सुविधा देना, उनके लिए अच्छे व्यवस्था बनाना, अच्छा माहौल बनाना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम्म। अगर हम ये देखें कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि एक तरफ हमारा यमुना प्राधिकरण का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, इधर न्यू नोएडा बन रहा है, इधर ग्रेट नोएडा, ये सारा चीजें नोएडा डेवलप हो रहा है। उस दृष्टि से अगर देखा जाए, तो क्या देश में ये क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र है आदर्श लोकसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की प्लानिंग हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा यमुना प्राधिकरण पर, ग्रेटर नोएडा में, इन हम्म। तीनों प्राधिकरण में, और हम्म। विशेष रूप से यमुना प्राधिकरण में, जिसका हम्म। बहुत व्यापक स्थान है, हम्म। वहाँ पर जिस प्रकार की योजनाएं हैं, जिस प्रकार की प्लानिंग है, जिस हम्म। प्रकार की अपेक्षाएं हैं, हम्म। उसमें सारे फिल्म के लोगों को भी यहाँ पर लाने का हिसाब है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो पूंजीपति लोग हैं, जो विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हमारे टैलेंटेड व्यक्ति हैं, जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ बने हुए हैं और हम्म। वहाँ पर काम कर रहे हैं, यदि जिस प्रकार की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है, वो सब चीज़ें यदि यहाँ पर सही समय में बनती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, धरातल पर उतरती हैं, तो हम्म। यहाँ पर भारी संख्या में इन्वेस्टमेंट होगा, भारी संख्या में यहाँ पर सब प्रकार के इंडस्ट्रियल शहर बनेंगे, और यहाँ पर विश्व स्तर की एजुकेशन बनेगी। यहाँ पर सारी दुनिया का सामान के लिए लॉजिस्टिक पार्क बनेगा, जो विदेशों में यहाँ से बड़ी संख्या में किसानों का सामान भी विदेशों को जाएगा, जो जरूरत का वहाँ से यहाँ आएगा।
और उससे सारे देश के किसानों की हालत में सुधार होगा। क्योंकि हमारा जिस समय किसान की फसल आती है उस समय उसका रेट बहुत कम होता है और उसके बाद में रेट बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाता है। तो उसके लिए ये लॉजिस्ट की, वेयर हाउसेज की, ये सब व्यवस्था, और यहाँ से फिर माल को विदेश भेजने की, देश के दूसरे हिस्सों में भेजने की जो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, रेलवे कॉरिडोर वगैरह बनाया जा रहा है, ये सब चीजें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। और इनको इम्प्लीमेंट होते ही और जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, इसको पूरा होते ही ये विश्व का सबसे बेहतरीन शहर बनेगा, भारत की शान बनेगा और भारत के आर्थिक व्यवस्था की बेहतरी में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। एक बड़ा दिलचस्प भी है और बड़ा अटपटा सवाल भी है। जी, अगर आपको गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से दूसरी पार्टी कोई ऑफर करती है तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे या भाजपा में ही जैसी स्थिति है उसमें बने रहेंगे? देखिए, हम तो अ, भाजपा में आए वो संघ विचारधारा से आए, क्योंकि मैं उससे पहले संघ की शाखा में दादरी में जाता था। हम्म प्रथम वर्ष भी जो शिक्षा का है वो शिक्षण प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया था। हम्म तो मैं उस भाव से जुड़ा हुआ हूँ जिसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्र की बेहतरी का है, देश की बेहतरी का है। हम्म और उसमें हम जैसा भी छोटा मोटा योगदान कर सकते हैं, हमारी शक्ति का उसमें योगदान होता रहे, उस हम्म भाव से हम काम कर रहे हैं। और हम्म वो केवल बीजेपी के साथ ही संभव है। हम्म और जिस भी लायक बीजेपी समझेगी उसी में उसी स्तर पे काम करेंगे और हम्म अपनी जितनी क्षमता है वो हम्म पार्टी के योगदान के लिए करेंगे। दूसरी हम्म पार्टी में सोचना भी हमारे लिए संभव नहीं है। अच्छा, अब हम पूरे यूपी, क्योंकि आप यूपी में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और 2024 के चुनाव में, क्योंकि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी, 2019 के चुनाव में वो घट गई थी, तो 2024 का आकलन आप किस तरह करते हैं और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि बीजेपी के लिए ये आधार है और इस आधार पर बीजेपी दोबारा से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो 80 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें बढ़त बनाएगी? 3 मिनट का समय देखिए हमारे पास, मनोज साढ़े जी, 3 मिनट का है। आप ढाई हाँ मिनट में अपना। हाँ, देखिए मनोज जी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है, हाँ अपराधियों पर नियंत्रण का है। जी। क्योंकि यहाँ के लोग जो पहली सरकारें रही हैं, हम्म विशेष रूप से सपा की सरकार रही है, जी। उस समय अपराधीकरण से, गुंडागर्दी से बहुत त्रस्त थे। हम्म बच्चियों को स्कूल में जाने में भी डर लगता था। हम्म उस सब के कारण से लोग में बड़ा भय व्याप्त था। यहाँ पर हम्म इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं था। हम्म इस सब से मुक्ति दिलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किया है। और हम्म आज अपराधी बिल्कुल नियंत्रण में है, वो भयभीत हैं और उनको हम्म लगता है कि यदि हमने कुछ काम किया तो हम बख्शे नहीं जाएंगे। इस हम्म प्रकार का जो एक सुरक्षा का वातावरण बना हम्म है वो हम्म उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और हम्म इसका लोगों में बहुत भारी व्यापक असर है। इसी हम्म कारण से पहले से भी ज्यादा सीटें बीजेपी की उत्तर प्रदेश में आएंगी। हम्म और मोदी जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाने में यूपी का हम्म बहुत बड़ा योगदान रहेगा, हम्म। ऐसा मैं पक्का विश्वास व्यक्त करता हूँ। अच्छा, जैसे अयोध्या, बनारस और मथुरा, इन तीनों चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो पूर्व से पश्चिम तक क्या ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बीजेपी का रहेगा हाँ इन चुनाव? हाँ, ये दूसरा मुद्दा जो है सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अ, हमारी सरकारों ने एक सांस्कृतिक जो हमारे संस्थान थे उनको बहुत महत्व देने का काम किया है, जिसमें हम्म अयोध्या का, हम्म काशी विश्वनाथ जी का और मथुरा का हम्म भी, इन सब हम्म पे सरकार ने फोकस किया है। हम्म और काशी विश्वनाथ का मंदिर तो आप देखते हैं किस प्रकार से नव व्यवस्था करी है। आज एक हम्म बार में था कि गोवा हम्म से भी 10 हम्म गुना ज्यादा है वहां पर हम्म लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक लोग पहुंच रहे हैं और हम्म वहां पर लगातार संख्या लोगों की बढ़ रही है। तो इस हम्म प्रकार से ये पर्यटन के स्थल में भी ये बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था से, धर्म से लोगों में अच्छी ताकत हम्म आती है, क्षमता आती है। ये हम्म हमें सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा यूपी में है। हम्म।
अच्छा, केंद्र सरकार ने जो अब दो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि अब समय रह गया, आपको 50 सेकंड में बताना। जनसंख्या नियंत्रण और जो एक और नियम समान कानून जो लागू करने का है। समान बस नागरिक, एक लाइन, हाँ समान एक नागरिक लाइन में, संहिता का। एक लाइन में बता दीजिए बस दोनों। हाँ, ये दोनों मुद्दे भी सरकार में विचारणीय है और लोगों की मांग है कि इन पे भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और हमें उम्मीद है सरकार इसमें अच्छी कार्रवाई करेगी, ऐसा हमें भरोसा है। हाँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की और हमारे साथ आपने समय दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नौटिन नागर जी। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे विचार रखवाए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।